नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ाएंगे ज़िंदगी नामा, जो कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। और हम NTA-NET के सिलेबस में जितने भी उपन्यास है वो पढ़ा रहे हैं, तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। तो इसके पीछे के आपने जो भी उपन्यास नहीं देखे, आप मेरे उपन्यास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैंने NTA-NET के सिलेबस की कहानी भी पढ़ा रखी है, अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो ज़िंदगी नामा लिखा है कृष्णा सोबती जी ने, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेखन को जिंदगी का पर्याय मानने वाली कृष्णा सोबती की कलम से उतरा एक ऐसा उपन्यास जो सचमुच जिंदगी का पर्याय है। जिंदगी नामा जिनमें ना कोई नायक ना कोई खलनायक, सिर्फ लोग और लोग और लोग, जिंदा दिल जांबाज लोग, जो हिंदुस्तान की ड्योढ़ी पंचनद पर जमे सदियों गाजी मदरसों मर्दों के लश्करों से भिड़ते रहे, फिर भी फसलें उगाते रहे, जी लेने की सूंधी ललक पर जिंदगियां लुटाते रहे। जिंदगी नामा का कालखंड इस शताब्दी के पहले मोड़ पर खुलता है। पीछे इतिहास की बेहिसाब तहें, बेशुमार ताकतें, ज़मीन जो खेतिहर की है और नहीं है, यही ज़मीन शाहों की नहीं है मगर उनके हाथों में है। ज़मीन की मालिकी किसकी है, ज़मीन में खेती कौन करता है, ज़मीन का मामला कौन भरता है, मुजारे असामियाँ, इन्हें जकड़ने में जकड़े हुए शोषण के वे कानून जो लोगों को लोगों से अलग करते हैं, लोगों को लोगों में विभाजित करते हैं। जिंदगी नामा कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। जिंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फ़कीर, शहंशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। सर्वसाधारण की वह भीड़ जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। भारतीय साहित्य के परिदृश्य पर हिंदी की विश्वसनीय उपस्थिति के साथ कृष्णा सोबती अपनी संयमित अभिव्यक्ति और सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। कम लिखने को वे अपना परिचय मानती हैं, जिसे स्पष्ट इस तरह किया जा सकता है कि उनका कम लिखना दरअसल विशिष्ट लिखना है। किसी युग में किसी भी भाषा में एक दो लेखक ही होते हैं जिनकी रचनाएं साहित्य और समाज में घटना की तरह प्रकट होती हैं और अपनी भावात्मक ऊर्जा और कलात्मक उत्तेजना के लिए एक प्रबुद्ध पाठक वर्ग को लगातार आश्वस्त करती हैं। कृष्णा सोबती ने अपनी लंबी साहित्यिक यात्रा में हर नई कृति के साथ अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण किया है। निकष में विशेष कृति के रूप में प्रकाशित डार से बिछुड़ी से लेकर मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, ए लड़की, दिलो दानिश, हम हसमत और समय सरगम तक ने जो बौद्धिक उत्तेजना, आलोचनात्मक विमर्श, सामाजिक और नैतिक बहसें साहित्य संसार में पैदा की हैं, उनकी अनुगूंज पाठकों में बराबर बनी रही है। कृष्णा सोबती ने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। उनके भाषा संस्कार के घनत्व, जीवंत प्राजलनता और संप्रेषण ने हमारे समय के अनेक पेचीदा सच आलोकित किए हैं। उनके रचना संसार की गहरी सघन इंद्रियता, तराश और लेखकीय अस्मिता ने एक बड़े पाठक वर्ग को अपनी ओर आकृष्ट किया है। निश्चय ही कृष्णा सोबती ने हिंदी के आधुनिक लेखन के प्रति पाठकों में एक नया भरोसा पैदा किया है। अपने समकालीनों और आगे की पीढ़ियों को मानवीय स्वतंत्रता और नैतिक उन्मुक्तता के लिए प्रभावित और प्रेरित किया है। निज के प्रति सचेत और समाज के प्रति चैतन्य किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार और उसकी 72 सदस्यता के अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों और अलंकरणों से शोभित कृष्णा सोबती साहित्य की समग्रता में अपने को साधारणतया
साधारणता की मर्यादा में एक छोटी सी कलम का पर्याय ही मानती हैं। समय को लांघ जाने वाला लेखन ऐसे लेखन से कहीं अधिक बड़ा होना चाहिए। साहित्य को जीने और समझने वाले हर आस्थावान व्यक्ति की तरह यह निर्मल और निर्मम सत्य उनके सामने हमेशा उजागर रहता है। जिंदगी नामा उपन्यास, जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ, जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती जी को वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये अंडरलाइन करने योग्य पंक्ति है, जिसमें मतलब ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कृष्णा सोबती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला और किस रचना पे मिला। तो आपको ये याद रखना होगा कि 2017 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और जिंदगी नामा उपन्यास के लिए मिला है, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें पंजाब में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का यथार्थ चित्रण है। मानवीय स्वतंत्रता और रूढ़ि का प्रतिरोध इस उपन्यास की विशेषता है। उपन्यास में विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन और संस्कृति का अद्भुत, शांत और सद्भावपूर्ण जीवन को दर्शाया गया है। उपन्यास के पात्र: साहनी प्रमुख नारी पात्र, जो कि एक हवेली की मालकिन है। यह शाहजी की पत्नी है। शाहजी गांव के जमींदार हैं। शाहनी उनकी दूसरी पत्नी है, क्योंकि पहली की मृत्यु हो गई है। मेहरी चाची, जो कि शाहनी के प्रति प्रेम भाव रखती है और उसकी चाह है शाहनी माँ बने। लाली शाह, शाहनी और शाहजी का पुत्र। राबिया, जो कि लाली शाह की देखभाल करती है, शाहजी के प्रति आकर्षित है। अतिरिक्त पात्र हैं शाहजी के छोटे भाई काशी शाह, भाभी बिंद्रायणी, फतेह श्री आदि। तो ये पात्रों के नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि पूछता है मतलब एग्ज़ाम में कि कौन से किसी पात्र का नाम दे देगा और पूछेगा कौन से कहानी या उपन्यास से है। कृष्णा सोबती अविभाजित पंजाब मूल की लेखिका हैं। इन्होंने अपने उपन्यास में सामाजिक रूढ़िगत परंपरा, रीति रिवाज का बेहद मार्मिक चित्रण किया है। स्त्री की आवाज़ बनने का कार्य उन्होंने किया। उनके स्वतंत्र होने की बात की। उन्होंने प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया, अंधविश्वास का खंडन किया और समाज सुधार की बात की। जिंदगी नामा उपन्यास की समीक्षा। तो अभी हम समीक्षा देखेंगे। लेखिका ने पंजाब के डेरा जट्टा गांव की यादों को दृश्य के माध्यम से इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। जिंदगी नामा उपन्यास अन्य उपन्यासों से भिन्न है। इसमें न नायक है, न खलनायक, न ही नायिका, केवल लोगों की बातें की गई है। कथानक धरती से जुड़ा हुआ है। कथा की मात्रा कम है, किंतु दृश्यों का कई क्रम है। डेरा जट्टा गांव में बसे हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के जिंदगी को इस उपन्यास में बयां किया गया है। उपन्यास में कहानी शाहजी के परिवार के आसपास की होती दिखाई पड़ती है। शाहजी की गांव में बहुत प्रतिष्ठा है और वे वहां के जमींदार हैं। शाहनी उनकी दूसरी पत्नी है, जो कि एक साफ दिल की स्त्री है जिसे संतान होने में दिक्कत हो रही है। इस उपन्यास में सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ खुशियों में शामिल होते हैं। उपन्यास में प्रेम कथाओं का जिक्र मिलता है। लोहड़ी, ईद, दशहरा, वैशाखी, इन सभी का चित्रण उपन्यास में मिलता है। लेखिका ने अपनी लेखनी से लोगों के जीवन शैली को जीवंत रूप दे दिया है। तत्कालीन समाज की कुरीतियों को इंगित किया है, जैसे लड़के के जन्म की खुशी। अंधविश्वास को भी दिखाया गया है, जिसमें बुरी नज़र से बचाने के लिए काले टीके का प्रयोग, जच्चा के सिराने लोहा रखना, जच्चा मतलब जो माँ बनी होती है स्त्री, उसको जच्चा कहते हैं। बच्चे के मदरसे जाते वक्त 7 घरों से भिक्षा मांग, शिक्षा पूरी करना आदि। जीवन के हर पहलू का यथावत वर्णन किया गया है। स्त्री को माता के रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। लोगों के मनोरंजन का साधन लोक नृत्य, लोक नाट्य और पर्व उत्सव दिखाया गया है। पंजाब के लोगों का प्रेम, लड़ाई, औरतों का सौतिया डाह, प्रतिशोध, हत्या, जमीन जायदाद का सवाल, फौजी जीवन, इन सब का सूक्ष्म वर्णन किया गया है।
इसमें पाठक इतना रम जाता है कि उसे प्रतीत होता है जैसे उसे पढ़ नहीं रहा, जी रहा हो। शिल्पगत परिचय। इस उपन्यास का शिल्पगत परिचय लेंगे हम। भाषा का सृजनात्मक प्रयोग किया गया है, जिसके कारण भाषा में एक विलक्षण स्फूर्ति है। पात्रों के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि न करके पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा सृष्टि की गई है। उपन्यास के माध्यम से लेखिका का उद्देश्य यह है कि पंजाब अंचल के जीवन, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन कर प्रगतिशील विचार के साथ समाज सुधार हो। लेखिका ने बताना चाहा है कि बंटवारा एक जमीन के टुकड़े का केवल दो कर देने की बात भर नहीं है, बल्कि एक आपसी वैमनस्यता को जन्म देती है। इस उपन्यास में कृष्णा सोबती जी ने अपनी लेखनी में एक नया प्रयोग किया और पंजाबी लहजे और साहसिक वर्णन का रचनात्मक ढंग से प्रयोग किया। और यहाँ पे यह उपन्यास खत्म होता है। जो भी मेन टॉपिक था मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ भी इस पर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो भी ये मतलब हम इसका क्रिस्प चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको मूल पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप मूल पाठ को भी एक बार ज़रूर पढ़िए, तो आपको फिर ये पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आएगा, और उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा मेन क्या है जो परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।